हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएल एआरओ जिसकी की परीक्षा 15 मार्च 2021 को हुई थी, उसके बाकी बचे कंप्यूटर के क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन करा चुका हूं और इसमें हम बाकी बचे 25 क्वेश्चन करेंगे तो टोटल हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और इसके अलावा मैंने रीजनिंग के पार्ट पहले ही करा दिए और इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो इंग्लिश और हिंदी के आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के साथ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, डिफ़ॉल्ट रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड के क्विक एक्सेस टूल बार में उपलब्ध नहीं होता। नई वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो आपको सेव, अंडू और रीडू ये सारे के सारे क्विक एक्सेस टूल बार में मिल जाएंगे, लेकिन कॉपी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए यही हमारा आंसर है। क्विक एक्सेस टूल बार जब आप वर्ड ऐसे खोलते हैं तो ऐसा करके एक छोटा सा एक आइकन सा रहता है, उसी को क्लिक करते ही आपको ये सारे ऑप्शंस नजर आते हैं। तो आप ऑफिस के वर्ड में और एक्सेल में जो ऊपर के टूल बार होते हैं उन पे एक बार जरूर से नजर मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के वर्गीकरण के संदर्भ में असत्य है। तो कंप्यूटर के वर्गीकरण मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसी के बारे में बताया हुआ है। तो देखिए, असत्य पूछा है, माने गलत कौन सा है इसमें। तो पहला ऑप्शन कह रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर की तुलना में बहुत महंगे होते हैं। ये सही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा होता है और महंगा भी होता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक महंगा होता है। ये भी सही है, मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से महंगा होता है। और इसके बाद दिया हुआ है सुपर कंप्यूटर छोटा और सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर, तो ये गलत है। ये सुपर कंप्यूटर ना होके पर्सनल कंप्यूटर होता है। और उसके बाद सामान्यतः एक उपयोगकर्ता एक समय पर माइक्रो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, तो ये भी सही है। पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो सिंगल यूजर होता है और एक टाइम पे एक लोग ही उसे पूरी तरह से एक्सेस कर पाते हैं। और अगर मैं आपको इनके वर्गीकरण के बारे में बता दूं तो देखिए, सबसे बड़ा जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा। ये जो होता है ये आपका साइंटिफिक रिसर्च स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें कई हज़ारों लोग इसे एक बार में एक साथ चला सकते हैं, 100 से 1000 लोग। और इसका इस्तेमाल बैंकिंग्स में और टेलीकॉम्स में होता है मेन फ्रेम का। इसके बाद आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर। इसमें करीब 4 से लेके 200 लोग यूज़र तक एक बार में एक्टिव हो सकते हैं और ये छोटे-छोटे इंस्टीट्यूशंस में इसका इस्तेमाल होता है मिनी कंप्यूटर्स का। और फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर, जिसको कि हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये आपके जो घर में इस्तेमाल होता है, सिंगल यूज़र कंप्यूटर जो कि मॉडरेट प्रोसेसर के साथ आता है, वो होता है। तो आपको कंप्यूटर के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर मतलब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, जैसे कि आपका थर्मोमीटर भी एक एनालॉग कंप्यूटर का ही फॉर्म है, मतलब जिसमें डायरेक्टली एनालॉगली टच होता है, कोई डिजिटल कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है। वेयर डिजिटल कंप्यूटर जो आप ये सारे कंप्यूटर देखते हैं वो डिजिटल ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ये कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम की स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में पूर्व निर्मित छिद्र माने कि परफोरेटेड होल्स में आने वाली डिजिटल सूचना को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्ड पेपर के टुकड़े को क्या कहा जाता है। तो उसको भी पंच कार्ड कहा जाता था। पुराने कंप्यूटर में एक पंच कार्ड की तरह होता था जो ऐसा होता था और उसमें कुछ कुछ होल्स 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 से होते थे, जिसमें कि ये होल्स इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर किया करते थे। ये मैनुअली भी होते थे, कई बार ऑटोमेटिक भी होते थे। तो बहुत ही पुराने कंप्यूटर सिस्टम में था। लास्ट है ये वोटिंग मशीन्स में भी कई बार इसका इस्तेमाल हुआ करता था। तो पंच कार्ड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, डेटा फॉर्मेट्स के संदर्भ में ASCII का फुल फॉर्म क्या है। तो ASCII होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक स्टैंडर्ड कोड बनाया गया था अमेरिका द्वारा वर्ल्ड वाइड यूज़ करने के लिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि मतलब जैसे आपका ए जो है वो ASCII के कोड में, अगर ASCII का कोड हर जगह फॉलो करे, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, वो हर जगह हर तरह के लोग उसे समझ पाते हैं, इसी तरह हर जगह हर तरह का कंप्यूटर ASCII के कोड सिस्टम को समझ पाएगा। इसीलिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया था। ये 8 बिट के इसके सारे कैरेक्टर्स होते हैं। 8 बिट्स मतलब कि 1 बाइट का इसका सारा कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर मतलब ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 1 तक, और सारे आप जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और ये सारे जो सिंबल्स देखते हैं, ये सारे के सारे इस 8 बिट के अंदर ही से फिट किए गए हैं। तो ये एक इंटरनेशनल कोड है, ये एक अंग्रेजी भाषा की तरह, कंप्यूटर की अंग्रेजी भाषा आप इसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, MS वर्ड 2007 में क्लिपबोर्ड ग्रुप किस टैब में उपलब्ध होता है। तो देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि क्विक एक्सेस में क्या क्या होता है, होम ग्रुप में क्या होता है, फॉर्मेट में क्या होता है। ये सारे आपको जो ऊपर जो मेन्यू बार होता है, अगर आपका ये MS वर्ड का स्क्रीन है तो यहाँ पे जो मेन्यू बार होता है जिसमें कि होम और उसके बाद आपका इंसर्ट,
फॉर्मेट, व्यू, ये सारी चीज़ होता है। इन सब के अंदर क्या-क्या होता है इसे ज़रूर से देख लीजिएगा। तो जो क्लिपबोर्ड ग्रुप जो होता है वो आपके होम टैब के अंदर आपको मिल जाता है। आपको इंसर्ट, रेफरेंसेस, पेज लेआउट के अंदर भी क्या-क्या होता है वो सब देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किए जाने वाला ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? तो कंप्यूटर के साथ पहले सीडी ड्राइव आती थी, जिसमें कि आप सीडीज़ और डीवीडीज़ डाल के उसे प्ले कर पाते थे। बाद में उसका एक मॉडिफाइड वर्ज़न या उसका इम्प्रूव्ड वर्ज़न आप कह सकते हैं, ये ब्लू रे डिस्क आया, जिसमें कि 25 सीडी के केस में और 50 जीबी डीवीडी के केस में स्टोरेज आता था। तो ये ब्लू रे डिस्क यूज़ में आई। ऑप्टिकल स्टोरेज जिसे कहते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी और डीवीडी और ब्लू रे डिस्क ही आती है। बाकी मैग्नेटिक स्ट्रिप और मैग्ने हार्ड ड्राइव और मेमोरी कार्ड तो आपको जो आपके गाँव में जो चिप कहते हैं उसी को कहा जाता है। हार्ड ड्राइव जो हार्ड डिस्क होती है, और मेमोरी मैग्नेटिक स्ट्रिप भी बहुत पुरानी होती थी जो कि डाटा स्टोरेज के काम आती थी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, एमएस वर्ड 2007 में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग 1.5 लाइन स्पेसिंग को सेट करने के लिए किया जाता है? देखिए, लाइन स्पेसिंग होती है, अगर आपका ये आपका एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है और आप ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, तो ये जो बीच में जो गैप है इन दोनों के बीच, यहाँ पे और मान लीजिए यहाँ पे, इसी को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। और अगर आपको इसमें 1.5, 2, 2.5 ऐसे ऐसे करके अलग अलग स्पेसिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप कंट्रोल 5 दबाते हैं तो आपको 1.5, जो कि बाय डिफॉल्ट कई बार रहती है, उस तरह की लाइन स्पेसिंग मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33, ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल के संदर्भ में असत्य है? देखिए, सेल जो होती है आपकी एक स्प्रेडशीट में, उसमें कौन सी चीज़ गलत लिखी गई है? तो देखिए, ये लिखा है, सेल रेफरेंस में कॉलम अक्षर और रो संख्या शामिल होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे आप सेल रेफरेंस देते हैं, जैसे A6 दिया तो ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया। इस तरह सेल रेफरेंस सेल के लोकेशन की पहचान करता है, बिल्कुल। ये देखिए, जो ए हो गया और यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे कहीं पे ये 6 होगा। इस तरह एक से अधिक सेल सेलेक्ट करने को सेल रेंज कहा जाता है। ये भी सही है। जब आप एक से यहाँ पे ड्रैग करके आप कई सारे सेल सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे सेल रेंज कहा जाता है। वेरएज़ सक्रिय सेल एड्रेस फॉर्मूला बॉक्स में प्रदर्शित होता है, तो ये गलत है। कोई भी सिलेक्टेड सेल का एड्रेस आपको फॉर्मूला बार में शो नहीं होता है, उसमें उसके अंदर की वैल्यू शो होती है, अगर आपने कुछ वैल्यू डाली है तो। क्वेश्चन नंबर 34 इन कह रहा है, निम्न में से कौन सा हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार है? तो हेक्स मतलब ही होता है 6 और डेसिमल मतलब होता है 10। तो हेक्साडेसिमल कितना हुआ? 10 + 6 = 16। तो ये हो गया आपका 16 आंसर। अगर ये आपने कॉमन, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी अंदाज़ा लगा सकते थे। इसको हम कहते हैं बाइनरी, जिसमें 0 और 1 यूज़ होता है। इसको कहते हैं हम ऑक्टल, 0 से लेके 7 तक होते हैं इसके अंदर। और ये डेसिमल में ये होता है डेसिमल, इसमें 0 से लेके 9 तक होते हैं। और हेक्साडेसिमल में होते हैं 0 से लेके 9 तक पहले, और उसके बाद ए से लेके एफ तक। इतने सबसे ज़्यादा स्टोर यही कर पाता है। आपने कभी कभी कंप्यूटर में ऐसे 0x00FE ऐसे करके आपने एरर देखा होगा, तो ये एक हेक्साडेसिमल ही नंबर है। देखिए, 0, और आप एफ ई से ज़्यादा कभी कुछ एरर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हेक्साडेसिमल पे ही चलते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 35, एमएस पावर पॉइंट 2007 में निम्न में से किस इनपुट टैब समूह में मूवी और साउंड के विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो अगर आप मीडिया क्लिप्स ऑप्शन में जाएंगे तो आप वहां से साउंड या मूवी क्लिप्स दोनों ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके मीडिया क्लिप्स वाले ऑप्शन में जाके मिल पाएगा। 36, अभी देखिए, अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये फिर से आ गया। सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा सबसे पावरफुल। उससे छोटा और उससे थोड़ा कम पावरफुल होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उससे छोटा और थोड़ा और कम पावरफुल होता है मिनी कंप्यूटर। और उससे छोटा, और मतलब सबसे छोटा आप कह सकते हैं, मतलब उससे छोटा एक वो हैंडहेल्ड कंप्यूटर भी होता है, लेकिन इस रेंज में माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर सबसे छोटा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, देखिए ये डाटाबेस का फिर से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड की डायरेक्ट लोकेशन की गणना की डेटाबेस तकनीक है? तो देखिए, हैशिंग जो मेथड होता है उससे क्या होता है, वो जैसे अगर आपने कोई स्ट्रिंग लेट से इंडिया सर्च किया और आपके पास पूरे कंट्रीज का नाम है, तो वो लाइन बाय लाइन सर्च ना करके उसकी एक इंडेक्सिंग बना लेता है, उसके बाद वो सीधे उसे सर्च करता है। तो उस मेथड को हम हैशिंग कहते हैं, डेटाबेस डीबीएमएस की लैंग्वेज में। कॉन्करेंसी कंट्रोल में जब दो यूजर एक ही डाटा को एक्सेस करना चाहते हो तो उस केस में कैसे मैनेज किया जाएगा, उसे हम कॉन्करेंसी कंट्रोल कहते हैं। इंडेक्सिंग, जैसा कि मैंने बताया, तो ये
ये जो सारा जो डाटा होता है उसके एक इंडेक्स बना लेता है जिससे कि सर्च करना ईज़ी हो जाता है। और नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में हम पहले एक पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। नॉर्मलाइज़ेशन में 2 वैल्यू मतलब जो विसंगत वैल्यूज़ होती हैं उनको ये एक टेबल पे लाया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल बनाया जाता है। ये आपके एग्ज़ाम में भी नॉर्मलाइज़ेशन जो फॉलो होता है ना वैसा ही कुछ-कुछ है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। डीबीएमएस ज़रूर, डीबीएमएस के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इन 3 टॉपिक को आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा अगर आप एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इसके तरह के क्वेश्चन इसमें बहुत आए हैं और अगली बार भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। ये कह रहा है एमएस पावर पॉइंट 2007 के लेआउट ऑप्शन में निम्न में से कौन सा ऑफिस थीम उपलब्ध नहीं होता? तो देखिए, जब आप लेआउट में जाते हैं तो ब्लैंक ऑप्शन आपके पास रहता है, फिर टाइटल स्लाइड भी रहता है, टाइटल कंटेंट भी रहता है, लेकिन कंटेंट स्लाइड आपको नहीं मिलेगा। इस तरह का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, ये कंप्यूटर स्टोरेज के संदर्भ में दिए गए कथनों की सत्यता और सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है थाई या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, मतलब कि आप हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं। वही नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है, को संग्रहित डेटा को याद रखने के लिए पावर की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सही है। आपका जो हार्ड डिस्क होता है, जैसे अगर आपने उसमें कोई फाइल सेव कर दी और आपने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, तो जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो वो फाइल वहीं पे रहेगी। तो इससे पता चलता है कि ये जो नॉन वोलेटाइल या आपकी हार्ड ड्राइव होती है उसको पावर की ज़रूरत नहीं होती है डेटा को स्टोर किए रखने के लिए। दूसरा, हार्ड डिस्क जैसा मास स्टोरेज डिवाइस नॉन वोलेटाइल होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, हाँ, ये नॉन वोलेटाइल हर वो तरह का स्टोरेज होता है जो डेटा स्टोर किए रहे का पावर जाने के बाद भी। वोलेटाइल डिवाइस में वोलेटाइल स्टोरेज आपका रैम होता है, रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये आपके हार्ड ड्राइव और आपका पेन ड्राइव, डिस्क ड्राइव, ये सब के सब परमानेंट स्टोरेज या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होते हैं। तो आपका ये इसमें दोनों ही इस कथन सत्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, ये आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में पूछ रहा है। नॉर्मल सेल रेफरेंस होता है जैसे कि Z4, लेकिन इसी को एब्सोल्यूट करना है तो इसके आगे भी एक डॉलर का साइन आ जाएगा और नंबर के आगे भी एक डॉलर का साइन आ जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग हो गया। सेल रेफरेंसिंग भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या है, मतलब बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर किस लिए मोस्टली यूज होता है? तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर में सबसे ज़्यादा यूज होता है। आप मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 41 के बाद ये देखिए, ये एक और आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन। ये कह रहा है सीपीयू अनुसूचना मापदंड, मतलब कि शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के संदर्भ में किसी प्रोसेस के प्रस्तुतिकरण समय से निर्मित समय तक व्यतीत समय को क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रोसेस मतलब एक रेडी स्टेट में आया और उसके बाद वो कंप्लीट हो गया, तो इस पूरे में जो समय लगा उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। इसी चीज़ के बारे में वो हार्ड लैंग्वेज में कह रहा है। मतलब कोई प्रोसेस था, वो आया रेडी स्टेट में, अब उसके बाद जैसे ही वो रेडी स्टेट में आया वहां से टर्न अराउंड टाइम शुरू हो गया। उसके बाद वो रेडी स्टेट से कंप्लीशन एग्जीक्यूशन स्टेट पे गया और वहां से कंप्लीट हो गया। तो रेडी स्टेट में आने की से लेके कंप्लीशन तक का जो टाइम था उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। वेटिंग टाइम, रेडी स्टेट में उसे कितनी देर वेट करना पड़ रहा है उसको हम वेटिंग टाइम कहते हैं रेडी स्टेट में। इसका उदाहरण आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप वोट करने जा रहे हैं, तो जैसे ही आप वोट करने वाले ऑफिसर के पास पहुंच गए, आप वेटिंग टाइम में पहुंच गए। जब तक कि आपने वोट नहीं किया उतने बीच का जो समय होता है वो वेटिंग पीरियड हो जाता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? जब आपको अंदर बुलाया जाता है, मतलब कि अंदर बुलाया जाता है और आपको पहली बार, मतलब वोट के लिए सारी चीज़ें पूछी जाती है, उसी तरह जब प्रोसेस पहली बार रेडी स्टेट में आके सीपीयू का फर्स्ट यूजेज के लिए जो वेट करता है उसको हम रिस्पॉन्स टाइम करते हैं। मतलब उसे सीपीयू का रिस्पॉन्स जब तक मिलता है, जैसे ही उसको सीपीयू का रिस्पॉन्स मिलता है तो वो जो टाइम होता है उसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। और जो थ्रूपुट है, थ्रूपुट होता है, मतलब ये आप सीपीयू की एफिशिएंसी के लिए आप देख सकते हैं। मतलब कि सीपीयू जो है किसी रिक्वायर्ड टाइम में कितनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दे रहा है, उससे हमें उसका थ्रूपुट पता चलता है। मतलब जितना ज़्यादा थ्रूपुट होगा उतना ज़्यादा वो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा गिवन टाइम में। तो इसीलिए थ्रूपुट ज़्यादा होना चाहिए। और हमारा इस प्रश्न का उत्तर था टर्न अराउंड टाइम, जो कि रेडी स्टेट में आने से लेके उसके एग्जीक्यूशन तक का जो समय होता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्न में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सोर्स कोड के साथ उपलब्ध होता है और उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से वितरित और संशोधित कर सकता है तथा सॉफ्टवेयर में अतिरिक्त फीचर जोड़ सकता है? तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपका लिनक्स जो होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ओपन सोर्स होता है। उसमें आप किसी को भी वो शेयर कर सकते हैं, उसके कोड को आप चेंज भी कर सकते हैं।
उस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इस तरह वीएलसी भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं। वो फ्रीली बनाए जाते हैं जिससे कि और लोग उसे पढ़ सकें और उसमें चेंजेस ला सकें। तो इसका इस प्रश्न का आंसर ओपन सोर्स था। इसके अलावा शेयरवेयर मैं आपको बता चुका हूँ पिछले प्रश्न में, एक बार फिर बता देता हूँ। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप कुछ दिन के लिए आप उसकी पूरी फंक्शनैलिटी या लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि विनज़िप जो सॉफ्टवेयर पिछले क्वेश्चन में आया था, ये जो सॉफ्टवेयर है आप देखेंगे इनिशियली ये आपको कुछ फीचर्स के साथ आपको अवेलेबल रहेगा, लेकिन बाद में आपको रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस परचेज करने के लिए कहेगा। इससे आप फाइल को कंप्रेस करते हैं, मतलब कोई 10 एमबी की फाइल है तो 6-7 एमबी में हो जाती है, या आपके पास 10 फाइल है तो उस पूरे को जिप में कन्वर्ट, 10 फाइल या 100 एमबी की बन रही है, इस पूरे को एक फाइल में बना के जिप फाइल में, और इसे आप 80 एमबी का कर लेते हैं। तो ये फ़ायदा होता है इस तरह के शेयरवेयर का। शेयरवेयर होता इसलिए है कि वो आपको मतलब बनाया इसलिए जाता है कि आपको दिया जाए, आप उसे यूज़ करें, और अगर आपको उसकी फंक्शनैलिटी पसंद आ रही है तो बाद में आप उसे परचेज़ कर लें। फ्रीवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, और क्लोज़ सोर्स वो होते हैं जैसे कि वो माइक्रोसॉफ्ट एमएस विंडोज़, ये जो है क्लोज़ सोर्स का एग्ज़ाम्पल है, मतलब इसका कोड आप देख नहीं सकते, ना बदल सकते हैं। तो ये हो गया क्लोज़ सोर्स, ओपन सोर्स का डायरेक्ट उल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 44, अब इसमें गेट्स आ गए थोड़े से, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये लॉजिक गेट्स के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प ये नैंड गेट के बारे में बात कर रहा है? नैंड गेट, तो देखिए पहले तो मैं आपको गेट बताता हूँ और इसमें जो पीछे वाला जो सर्कल है उसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ। ये आपका नॉर्मल एंड गेट है, ए एन डी, एंड गेट मतलब कि इसमें अगर दोनों इनपुट प्लस रहेंगे तो प्लस होता है, मतलब कि यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी वन आया, यहाँ भी वन आया, तो आपका रिजल्ट वन आ जाएगा। यहाँ वन आया, यहाँ जीरो आया, तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। एंड में मतलब दोनों केसेस ऑन रहते हैं तभी ऑन माना जाता है। अगर जैसे कि इसमें दोनों में ऑन है तो ऑन माना जाएगा, इसमें एक ऑन है एक ऑफ है तो ऑफ माना जाएगा। अब इसमें ये छोटा सा पीछे सर्कल आ गया, तो ये हो जाता है उसके बाद नैंड गेट। नैंड गेट मतलब होता है नॉर और एंड गेट। इसी तरह आप देख सकते हैं ये वाला जो है इसको हम और गेट कहते हैं, और इसका जो होता है वन और ज़ीरो, अगर आया तो भी वन आएगा, और वन वन है तो भी वन आएगा, मतलब कि अगर इसको मतलब और मतलब कोई एक भी अगर एक होगा ऑन स्टेट में होगा तो ऑन हो जाएगा, और अगर इसके पीछे आप छोटा सा ज़ीरो लगा दें तो ये हो जाएगा नॉर गेट, मतलब नॉट आ जाएगा आगे। इसमें भी ये नॉर नहीं था, ये नॉट था, नॉट। नॉट लगाने के बाद ये एंड, मतलब इसके बाद इसके जो आंसर्स होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, जहाँ ऑन है वहाँ ऑफ हो जाएगा, जहाँ ऑफ है वहाँ ऑन हो जाएगा। तो और नॉट गेट ऐसा होता है। तो इस तरह के आपको लॉजिक गेट्स भी पढ़ लेना चाहिए। हमारे प्रश्न के लिए ये है हमारा एंड गेट, सर्कल पीछे लगाएंगे नैंड गेट, ये है और गेट, सर्कल पीछे लगाएंगे नॉर गेट, और ये है नॉट गेट। उम्मीद करता हूँ आपको सारे गेट्स बता दिए मैंने, ये बेसिक गेट्स तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, Dash refers to the creation of certain machines that can process and respond to natural languages and have the capability to learn and organize themselves. तो ये जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज के साथ, मतलब मशीन को समझाने के साथ साथ खुद भी सीखती रहती है। उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसी के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा जो बॉट्स होते हैं ऑनलाइन, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं आपके रिस्पॉन्स को देखने के लिए और फिर आपको आंसर बैक करने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर्स स्टोर द मेमोरी लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी और स्टोर्ड इनटू मेमोरी व्हाइल एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है वो एक तरह का सीपीयू रजिस्टर होता है जो कि मेमोरी इंस्ट्रक्शन जो भी आती है उसकी मेमोरी लोकेशंस को सेव करके रखता है। जो भी मतलब जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास जा रही है और जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू से वापस मेमोरी में जा रही है, उन सारे के इंस्ट्रक्शन की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, तो उसे हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर्स के बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के संदर्भ में आरआईएससी का पूर्ण क्या होता है? आरआईएससी होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इसके अलावा एक सीआईएससी भी होता है, उसमें रिड्यूस की जगह सी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये ओल्ड है, आरआईएससी जो है वो न्यू आर्किटेक्चर है, इसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होता था जिस वजह से कई बार मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स होने पड़ते थे एक ही इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद ये इसका इम्प्रूव्ड वर्जन आया। ये स्मॉल होता है, हाईली ऑप्टिमाइज्ड होता है और इजी इंस्ट्रक्शन सेट्स बनाता है, तो इसलिए मॉडर्न आर्किटेक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, एमएस वर्ड 2007 में एक्टिव विंडो के निचले भाग पर वह क्षैतिज पट्टी होती है जो
एक्टिव डॉक्यूमेंट के बारे में विवरण प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ये इस बार पिछली बार नोटपैड में आया था। यहाँ पे एक लाइन सी रहती है, वो बताती है कि अभी आपके डॉक्यूमेंट का क्या स्टेटस है, इधर या इधर होती है, किस तरफ बोल रहा हूँ मैं। वो स्टेटस बार होती है जो बताती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर है या कुछ भी है या सब कुछ सही है, तो वो सारी चीज़ें स्टेटस बार से हमें पता चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, MS पावर पॉइंट 2007 में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किसी स्लाइड पर ऑब्जेक्ट्स की समूहीकृत करने, ऑर्डर करने, पोजीशन जैसे क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो अरेंज ऑप्शन से आप ये जो आपके पूरे स्लाइड्स होते हैं उनको वापस से अरेंज कर पाते हैं और उनकी ऑर्डरिंग फिक्स कर पाते हैं। मतलब सारी चीज़ें अरेंजमेंट वाला काम अरेंज ऑप्शन में जाके MS पावर पॉइंट में होता है। और आज की वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है वो है कि 6 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो इसमें बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बाइट में पूछा है, तो ये 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 KB। ठीक है जी। तो और वन 1024 KB इज इक्वल्स टू 1 MB और 1024 MB इज इक्वल्स टू 1 GB। और इसी से आप 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। मतलब आपको 1024 1024 1000 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1024 इंटू 1024 अगर आप करेंगे, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ इसे, तो आएगा 1048576। इतने इतने बाइट्स होते हैं 1 MB में। अब इसके बाद इसको आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, तो ये आ जाएगा 1073741 824। अब ये 1 GB में इतने बाइट्स हैं। ये वाला जो आंसर है 1 GB में इतने बाइट्स, ये वाला 1 MB में इतने बाइट्स। अब इसके बाद आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, देखिए 6, क्योंकि 6 GB है तो यहाँ पे 6 और मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आ जाएगा 6442450 944, जो कि आपका आंसर भी है। वैसे कि इसमें आप गैस भी मारते तो दो ही ऑप्शन फंस, एक ये और ये, एक ये, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन आता। बाकी 5 और 4 तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि 1024 से आप बार बार मल्टीप्लाई करें, देख पा रहे हैं हम 10 10 10 10 आ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे 644 आ गया। तो इन दोनों में 50% चांस फिर भी था, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो भी आप सही कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको सब समझ में आएगा। फिर भी अगर कुछ समझ ना आया हो या कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कोई आपका मित्र UPPCL ARO या ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।